हेलो एवरीवन। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके बारे में हम देखने वाले यहाँ पे हैं कि चैप्टर है क्या हिस्ट्री का, जो क्लास 10th के हिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर है। और ऐसा बोले कि अक्सर बच्चों को इस चैप्टर में बहुत सारी आपको आती है प्रॉब्लम्स आती हैं यहाँ पे कि चैप्टर को कैसे पढ़े कैसे समझे। यहाँ पे चैप्टर में बहुत सारा पॉइंट्स दिया हुआ है और सभी पॉइंट्स को समझने के लिए हमको बहुत अच्छा टाइम लगने वाला है यहाँ पे एक तरह से है। और हर पॉइंट को समझने के लिए हमको मैंने क्या किया है, इस सबको टॉपिक को बोर्ड पे आपको देखेंगे यहाँ पे, तो पॉइंट बाई पॉइंट मैंने इस चैप्टर को डिवाइड कर दिया है ताकि हम एक बार में हम ये ट्राई करें कि पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 एक बार में एक दिन में पहले इसको पढ़ लेंगे एंड फिर इसके बाद जो भी पॉइंट्स आपको आते जाएंगे उसको हम आपको देखते जाएंगे यहाँ पे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब देखिए इसमें एक दिया हुआ है, यहाँ पे वर्ड दिया है नेशनलिज्म और एक दिया है वर्ड यूरोप। इसमें से आपने यूरोप वर्ड तो बहुत बार सुना होगा। पता है कि आपको इस वर्ल्ड में हमारे अर्थ पे अभी के टाइम में आपको 7 कॉन्टिनेंट है, तो उसमें से एक कॉन्टिनेंट आपको आता है हमारा यूरोप आता है। अब उस यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे है। अब नेशनलिज्म पहले है क्या, अगर समझ में आ जाए तो इस चैप्टर में हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक क्या है ये हम समझ जाएंगे। सबसे पहले हम समझते हैं नेशनलिज्म होता क्या है यहाँ पे, है ना, और ये यूरोप में कैसे आया। अगर मैं ऐसे अगर आपको समझाऊं तो अभी के टाइम में यूरोप में लगभग 44 कंट्रीज हैं, 44 देश है अभी के टाइम में। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब आपको यूरोप में एक भी देश नहीं हुआ करते थे। उस समय पूरे यूरोप आपको डिवाइड था, आपको अलग अलग किंगडम्स में आपको यहाँ पे, है ना। तो इस चैप्टर में हमको यही समझना है कि कैसे उन किंगडम्स को हटाकर और कैसे देश बनाया गया, कंट्री का फॉर्मेशन किया गया। बेसिकली हमको इसके बारे में इस चैप्टर में जानना यहाँ पे है। टॉपिक हमारा यही रहने वाला है, स्टार्टिंग से लेकर और एंड तक का टॉपिक यहाँ पे। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे है कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट इज नेशनलिज्म, क्या होता है नेशनलिज्म। पहले इस चीज को हम समझते हैं। हिंदी में अगर जानना अगर होगा, हिंदी में इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय भावना। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय भावना। अपने कंट्री को लेकर आपके अंदर कोई फीलिंग्स अगर है तो हम बोल सकते हैं कि आपके अंदर भी ये आपको है, नेशनलिज्म है ना। अब देखिए क्या लिखा है, नेशनलिज्म इज अ फीलिंग ऑफ लव, यूनिटी एंड डिवोशन टुवर्ड्स वन नेशन। जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं उस कंट्री के लिए आपके मन में भक्ति होनी चाहिए। डिवोशन यानी आप उस कंट्री में हैं, उस कंट्री को अपना मानते हैं, यहाँ पे है। यूनिटी यानी कंट्री में जितने भी लोग रहते हैं उन सबके बीच में आपको एकता होनी चाहिए। आपको लोग आप आपस में, जैसे कि अभी इंडिया में देखिएगा, इंडिया में 28 स्टेट हैं। अगर मैं नॉर्थ इंडिया में रहूं और मैं बोलूंगा भारत माता की, तो सब बोलेंगे जय बोलेंगे। वैसे मैं जाऊंगा साउथ इंडिया में जाऊंगा और वहां पे मैंने अगर यही बात बोला, है ना, तो वहां भी लोग बोलेंगे जय बोलेंगे। यानी इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां के लोग आपको यूनाइट है, चाहे उनका लैंग्वेज कुछ भी हो, कल्चर कुछ भी हो, वो आपको हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, कोई भी है। देश की जिसके अंदर भावना आ जाती है वो इंसान अपने कंट्री को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वही भावना आई है यूरोप के अंदर, जिसके बारे में हमको इसमें जानना यहाँ पे है। तो वही दिया है आपको, डिवोशन, यूनिटी एंड लव। आपको अपने कंट्री के प्रति लगाव होना चाहिए आपको, है ना। अगर ऐसा फीलिंग अगर आती है तो ऐसे फीलिंग को हम क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म की फीलिंग बोलते हैं। यहाँ पे सिंपल सा कंटेक्स्ट बस इतना ही है कि मैं अगर इंडियन हूं यहाँ पे, तो इंडियन होने के नाते अगर मेरे देश पर कोई भी अगर अटैक करता है, अगर कोई भी कंट्री, तो उस कंट्री के से फाइट करने के लिए मैं आगे खड़ा रहूंगा। अपने देश को बचाने के लिए अगर मेरा जान जाता है तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। कोई भी अगर शहीद अगर होता है, अगर है आपको अगर बॉर्डर पे, तो उसकी मौत का जो, जब आपको मौत होने के बाद तो उसका मौत आपको नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं शहीद हो गया यहाँ पे। ऐसे अगर हम मरेंगे या कोई और मरेगा तो बोलेंगे उसकी मौत हो गई। लेकिन जब फौजी मरते हैं तो हम बोलते हैं वो शहीद हो गया, क्योंकि उसने क्या किया है, अपनी जान दे दी। किसके लिए, तो अपने देश के लिए। जो देश के लिए मरते हैं उनकी मौत नहीं होती है, क्या होते हैं वो लोग शहीद होते हैं यहाँ पे।
वही चीज यहाँ पे है। नेशनलिज्म की फीलिंग जब आपको आपके अंदर आ जाएगी तब आप अपने देश के लिए कुछ भी कर सकते हो। सिंपल सा बात यहाँ पे है। देखो यहाँ पे इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी अमॉन्ग पीपल, यानी जो भी लोग होंगे उनके बीच में एक ही आइडेंटिटी रहेगी। जैसे कि अगर आप इंडिया से कहीं भी जाते हो, अगर हो वर्ल्ड में जाने के बाद कोई अगर पूछता अगर है हु आर यू, कौन हो तुम, तो आप बोलोगे आई एम एन इंडियन, यानी आपके देश से आपका पहचान बना हुआ है, आपका देश है, इंडिया है। आप कहीं भी जाओगे बस इंडिया का नाम ही काफी यहाँ पे होगा कि हाँ ये बंदा आपको कहां से आ रहा है, तो इंडिया से आया हुआ है यहाँ पे। वैसा ही उसी को बोलते हैं कॉमन आइडेंटिटी, यानी मैं बोलूंगा आई एम एन इंडियन, आप बोलोगे आई एम एन इंडियन। इंडिया के जो भी लोग हैं, जो इंडिया में वो लोग कहीं भी रहते हो, वो बोल सकते हैं आई एम एन इंडियन, यानी ये हम लोग का कॉमन आपको आइडेंटिटी हो गया। चाहे हम बोले, चाहे कोई भिखारी बोले, चाहे मुकेश अंबानी बोले, चाहे आप नरेंद्र मोदी बोले, कोई बोलेगा आपको यहाँ पे, उन सबका एक ही पहचान रहेगा आपको वर्ल्ड में। वो पहचान क्या रहेगा आपको? वो पहचान बस एक ही है कि आप इंडियन है, मैं इंडियन हूं, हम सब इंडियन हैं, वी आर एन इंडियन। लुक हियर, यही आपको आइडेंटिटी क्रिएट करता है नेशनलिज्म की फीलिंग। इसी को हम बोलते हैं नेशनलिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट दिया है पीपल फील कनेक्टेड थ्रू शेयर्ड हिस्ट्री, कल्चर, लैंग्वेज एंड ट्रेडिशंस। अब इसमें क्या है कि लोग आपको एक तरह से अपने अंदर कनेक्शन फील करते हैं। अगर वो एक देश से बिलोंग करते हैं तो किसी एक कंट्री से बिलोंग करेंगे तो उनके अंदर ये फीलिंग आएगी। और वो फीलिंग कैसे आती है? हिस्ट्री को लेकर। हर साल 15 अगस्त को, 26 जनवरी को आप एक चीज देखिएगा, चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, ईस्ट इंडिया या वेस्ट इंडिया, कहीं कहीं पार्ट हो, वहां पे हर स्कूल्स में, हर जहां जहां को फ्लैग होस्टिंग होती है, वहां हम बोलते हैं भगत सिंह अमर रहे। ये हमारा पास्ट है, ये हमारा कल्चर हमारा है ना, कि हम क्या करते हैं, अपने शहीदों को याद करते हैं जो हिस्ट्री के पार्ट बन चुके हैं। यहाँ पे हैं हम लोग बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। वे ऐसे लोग थे जिन्होंने क्या किया, अपनी मातृभूमि के लिए जान दिया। और जो मातृभूमि के लिए जान देते हैं वो कभी मरते नहीं हैं, अमर हो जाते हैं। जैसे भगत सिंह हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए यहाँ पे, है ना। हम अपना कल्चर शेयर करते हैं। हमारा कल्चर क्या है? यूरोपियन कल्चर होता है हेलो हाय, इंडियन कल्चर नमस्ते। ये कल्चर हमको कौन सिखाया? तो हमारे देश ने सिखाया। और ये कल्चर इंडिया में हर जगह चलता है। हम लोग हैंडशेक नहीं करते हैं, हम लोग पैर छू के प्रणाम करते हैं। ये हमारा कल्चर यहाँ पे है ना। हम अपना कल्चर शेयर करते हैं। लैंग्वेज, अब इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में, इंडिया इतना आपको डाइवर्स कंट्री है कि यहाँ पे एक दो लैंग्वेज नहीं बोली जाती है। इंडिया में अभी के टाइम में आपको 1300 भाषाएं बोली जाती हैं। आई अगेन रिपीट, 1300 लैंग्वेज इंडियंस बोलते हैं, जिसमें से 22 लैंग्वेज को, यानी 22 भाषा को इंडियन के आपको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। हम लोग अपना लैंग्वेज भी शेयर करते हैं। अगर कोई हिंदी भाषी लोग अगर हैं, वो कहीं और जाएंगे तो वहां पे जाकर वो हिंदी बोलेंगे। तमिल भाषी आएंगे, यहाँ पे आके आपको तमिल बोलेंगे। चाहे लैंग्वेज कुछ भी हो, लेकिन हमारे अंदर वो फीलिंग है अपने देशभक्ति की यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट दिया है ट्रेडिशन, यानी जो भी आपका कल्चर है, जिस चीज को आप फॉलो करते हैं। जैसे आप जाइएगा पंजाब में तो वहां के लोग पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, वो उनका ट्रेडिशन है। जाएंगे साउथ इंडिया में, वहां पर लोग लुंगी पहनते हैं, वो उनका ट्रेडिशन यहाँ पे है। वैसे ही ये सब आपको देखने को मिलता है कहाँ पे? तो नेशनलिज्म की फीलिंग के अंडर यहाँ पे। आइए आते हैं आपको नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। ये पॉइंट नंबर 1 चैप्टर का स्टार्टिंग रहा यहाँ पे है, द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अब आपने क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा था द फ्रेंच रिवोल्यूशन, वो तो आपको याद होगा, है ना। उसमें आपने देखा था कि 1789 में आप लुई 16 ने क्या किया, टैक्स को बढ़ाया, जिसके बाद से फ्रांस के अंदर फॉर्म होता है नेशनल असेंबली फॉर्म होता है। ये चीज आपको याद होगा यहाँ पे। वही आपको हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत इस चैप्टर में स्टार्टिंग में दिया यहाँ पे हुआ है कि कैसे आपको फ्रांस एक आपको कंट्री फॉर्म होता है उस समय, और जब फॉर्म होता है तब फ्रांस में क्या क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी इस
इस आपको टॉपिक में क्या क्या पॉइंट्स आने वाले हैं। पहला मैंने लिखा है बिफोर 1789 फ्रांस वाज रूल्ड बाय मोनार्की। आपको ही पता है कि 1789 से पहले फ्रांस के अंदर राजा का रूल था, और राजा कौन थे? लुइस 16 राजा थे आपको लुइस 16। मोनार्की का रूल था, लेकिन 1789 में फ्रांस में होता है मूवमेंट जिससे आपको मोनार्की का होता है इंड होता है। मोनार्की आपको फाइनली आपको होती है, खत्म होती है, और वहां पे आता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यहाँ पे। लेकिन उस समय आपको फ्रांस एक बनता है, देश बनता है, एक कंट्री बनता है यहाँ पे है, और जब भी कंट्री बनेगी तो कुछ ना कुछ आपको होगा यहाँ पे। तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन गेव द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या किया? नेशन का आइडिया दिया। इसको हम बोलते हैं ला पैट्री, और आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया होगा द फादरलैंड। उसी को हम बोलते हैं नेशन नहीं बोलते हैं, देश को बोलते हैं। यानी एक देश का आइडिया लेके आया, और वहां पे जो उस देश के जो सिटीजन होंगे उसका भी आइडिया, इसको बोलते हैं ले सिटोयन। ये दो आइडिया निकल के आया। जैसे हम बोलते हैं भारत माता बोलते हैं, वहां पे आपको बोलते होंगे फ्रांस पापा बोलते होंगे। आई थिंक सो, आई एम नॉट क्लियर हियर, बट ऐसा ही कुछ कंसेप्ट स्टार्टिंग में पे आता है। नेशनलिज्म की फीलिंग के अंडर में पे आती है ला पैट्री और ले सिटोयन का आपको आइडिया को इंट्रोड्यूस किया गया। कहां पे? जब फ्रांस में होता है मूवमेंट होता है, जब वहां पे होती है रिवॉल्यूशन होती है 1789 में। देखिएगा इट एम्फेसाइज्ड। अब इसमें क्या क्या चेंजेस किया गया फ्रांस के अंदर यहाँ पे? तो फ्रांस के अंदर चेंजेस आते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी किसी भी जब लॉ को बनाया जाएगा उसके पहले ये इंश्योर करना पीपल वहां पे इक्वल है कि नहीं यहाँ पे है। लिबर्टी, आजादी, यानी उन लोगों को अब आपको मोनार्की से मिल गई है, आजादी मिल गई है, वो अपने अकॉर्डिंग अपने पार्लियामेंट को फॉर्म कर सकते हैं। एंड फेटर्निटी, इसका मतलब होता है भाईचारा, यानी मिलजुल कर कंट्री में रहना, मिलजुल कर कंट्री में आपको रहना, उसको हम बोलते हैं भाईचारा बोलते हैं यहाँ पे है। द रिवॉल्यूशन ट्रांसफर्ड सोवर्जिनिटी फ्रॉम मोनार्की, यानी पहले था मोनार्की, और मोनार्की से कंट्री कहां मूव कर गया? सोवर्जिनिटी की तरफ। पहले था राजा का रूल, अब रहेगा पीपल्स का रूल। जो भी आपको पहले था कंडीशन वहां पे कि जो राजा बोलेगा वही होगा, अब ऐसा नहीं होने वाला है फ्रांस के अंदर। फ्रांस में जो किंग बोलेंगे वो नहीं होगा, बल्कि जो लोग वहां पे वोट देंगे, जिसको जो पर्सन आपको इलेक्शन में फाइट करेंगे उनको वोट मिलेगा। अगर वो जीत जाते हैं अब उनके बिहाफ पर गवर्नमेंट चलेगा, जिसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक ऐसा गवर्नमेंट जिसमें पीपल्स वोट देते हैं किसी पर्सन को, और वो पर्सन पीपल्स के बिहाफ पर क्या करता है? रूल करता है। उसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हमारे इंडिया में भी है, इंडिया में आपको देखेंगे हर एरिया में होते हैं एमपी, इसको बोलते हैं आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और हिंदी में बोलते हैं सांसद बोलते हैं। जो एमपी होते हैं, आप जानते हैं कि एमपी को हमने वोट दिया, और एमपी को वोट देने के बाद वो एमपी अगर जीत गया, अगर तो जीतने के बाद वो जाएगा पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में जब तुम आपको जाएगा तो उसको हम बोलेंगे अब वो हमारा बन गया है रिप्रेजेंटेटिव बन गया है, यानी वो हमको रिप्रेजेंट करेगा कहां पे? पार्लियामेंट में, कि मैं इस एरिया से आता हूं, यहाँ के लोगों ने मुझे वोट दिया और मैंने कुछ वहां पे आपको किए हुए थे, आपको प्रोमिसेस किए हुए हैं, उस प्रॉमिस को मुझे पूरा करना है। जो हम जो आइडिया उनको देंगे, जो हमारे डिमांड होंगे, उस डिमांड को पूरा करना उनका काम यहाँ पे होगा। उसी को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी यहाँ पे वही सीन आता है, उसी को हम बोलते हैं सोवर्जिनिटी बोलते हैं। जब लोगों के पास से पावर जब आती है और लोग जब अपने थ्रू जब गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, उस वैसे कंट्री को हम बोलते हैं सोवरेन कंट्री, जहां पे पीपल्स ही सुपीरियर होंगे यहाँ पे, है ना। मेजर्स टेकन, अब क्या क्या इसमें लिया गया, मेजर लिया गया है आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर। देखिएगा अ कॉमन नेशनल फ्लैग, जब भी कोई देश बनता है तो उस देश की पहचान जो होती है, उस देश की पहचान करते हैं हम नेशनल फ्लैग से करते हैं। जैसे अगर कहीं अगर आईपीएल का मैच अगर हो रहा है, और आईपीएल के मैच अगर कहीं मान लीजिए कहीं और ओवर होता है, या फिर आईपीएल छोड़िए, कोई अगर आपको हो रहा है वर्ल्ड कप आपको मैच आपको अगर हो रहा है 50 ओवर्स का या फिर आपको 20 ओवर्स का, और आप इंडिया से कहीं बाहर गए हैं और इंडियन टीम उस दिन आपको मैच में खेलती है, तो आपको ये अगर दिखाना होगा कि हम कहां से आए हैं, तो बस आपका फ्लैग काफी होगा। इंडियन फ्लैग अगर बस आप दिखाएंगे, ऐसे लहराएंगे, है ना, तो लोग समझ जाएंगे कि ये जो बंदा है ये कहां से आया हुआ है, इंडिया से आया हुआ है। यानी हमारी पहचान हमारे फ्लैग से होती है, हमारे झंडे से होती है
है ना। वैसे ही आपको यहाँ पे किया गया, यहाँ पे बनाया गया वहां पे एक नेशनल फ्लैग, जो फ्लैग था आपको 3 रंगों का बोला गया, ट्राई कलर फ्लैग को अडॉप्ट किया गया। यानी जो आपको रॉयल फ्लैग होगा, जो किंग का फ्लैग होगा, उसको हटा दिया गया और लेके आया गया नया ट्राई कलर फ्लैग लेके आया गया। न्यू हाइमन्स वर कंपोज्ड। हाइमन्स का मतलब होता है भजन। जैसे कि इंडिया में भी बहुत सारे आपको भजन हैं, आप जानते हैं, रघुपति राघव राजा राम, महात्मा गांधी के द्वारा, है ना। उसके अलावा भी बहुत सारे हम लोग गाते हैं, भजन गाते हैं। आपको बहुत सारे गीत होते हैं हमारे देश में, नेशनल सॉन्ग जिसको बोलते हैं हम लोग, मेरे देश की मिट्टी सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की मिट्टी। वैसे ही यहाँ पे लोगों को एक करने के लिए क्या किया गया, बनाया गया हाइमन्स बनाया गया, यानी आपको बनाया गया भजन बनाया गया, ताकि लोग आपको एकता फील कर सके। उसके थ्रू सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। अब उस समय था कि जो राजा बोल देगा, वो पहले था जब था फ्रांस के अंदर मोनार्की, जो भी किंग ने बोल दिया उस चीज को आपको अडॉप्ट कर लिया गया। अडॉप्ट अगर नहीं करेंगे तो किंग के द्वारा आपको पनिशमेंट दिया जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे होता है कि नहीं, वैसा सिस्टम आपको नहीं चलेगा। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन लेके आया गया कि एक गवर्नमेंट रहेगा, जैसे इंडिया के अंदर आपको हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होगा डिसीजन होगा वो पूरे इंडिया पे लागू होता है। ये बात आपको आइडिया यहाँ पे है ना। वैसे ही सिस्टम वहां पे लेके आएगा कि जो गवर्नमेंट बोलेगा वो सब पर इक्वली आपको इंप्लीमेंट होगा। इसी को हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे वो लेके आया गया वहां पे। इंटर कस्टम ड्यूटीज वर रिमूव्ड। अब देखिए कस्टम ड्यूटीज का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी अगर पर्सन बाहर से कोई अगर गुड्स लेके अगर आता है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ इंडिया का। इंडिया में अगर मान लीजिए कोई पर्सन गया दुबई गया, और दुबई जाने के बाद वहां से वो लेके आता है गोल्ड लेके अगर आता है, गोल्ड लेके अगर आया इंडिया के अंदर, तो जैसे वो एयरपोर्ट पर अगर उतरेगा तो उसको गोल्ड का आपको जो टैक्स होगा वो आपको इंडियन गवर्नमेंट को देना होता है ना। अब एक बार टैक्स दे दिया, उसके बाद से वो गोल्ड को लेकर इंडिया के जिस भी स्टेट में चाहता है जाने के लिए वो जा सकता है। वहां पर था पहले आपको फ्रांस के अंदर क्या था आपको कि एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग आपको है कस्टम ड्यूटीज है। जैसे कि अगर कोई 100 रुपीज का ऑब्जेक्ट लेके आया, अगर बाहर से कंट्री के अंदर आया, एक जगह मैंने क्या किया, कस्टम ड्यूटीज दिया 5%। 100 रुपीज की चीज थी, 5% दिया, है ना, यानी 5 मैंने रुपया दिया वहां पे। फिर उसके कुछ दूर आगे गया, फिर एक और जगह और आ गया, कस्टम ड्यूटीज आ गया, फिर मैंने दिया 5% वहां पे दिया, फिर इसके आगे गया, फिर 5% दिया। यानी एक ही कंट्री के अंदर बहुत बार हमसे टैक्स लिया गया सेम गुड पे, सामान वही है लेकिन टैक्स बार बार लिया गया। तो ये सिस्टम सही नहीं था यहाँ पे, इसीलिए क्या किया गया, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को हटा दिया गया। नहीं, एक देश है तो एक ही टैक्स होना चाहिए। कंट्री में एक बार अगर आपने इंटर किया, एक बार आपने टैक्स दिया उस गुड्स के ऊपर, उसके बाद से आपको दोबारा कोई टैक्स पे करने की नीड नहीं यहाँ पे है। नेक्स्ट दिया है यूनिफॉर्म लॉज एंड वेट एंड मेजर्स वर इंट्रोड्यूस्ड। अब देखिएगा क्या होता है यूनिफॉर्म लॉ का मतलब क्या होता है, एक समान कानून। कोई ऐसा लॉ जो सबके ऊपर इक्वली अगर इंप्लीमेंट होता है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म लॉ बोलते हैं। वेट एंड मेजर, अब मान लीजिए कि अगर आप जिस देश से बिलोंग करते हैं, है ना, और आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहां पर 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम है। सब ये होता भी हम लोग यहाँ पे है, 1000 इक्वल्स टू 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 kg यहाँ पे हो गया। अब आप अपने स्टेट से किसी और स्टेट में जाए और वहां पता लगा कि 1 kg इक्वल्स टू 1200 ग्राम हो गया। फिर किसी और स्टेट में गए, वहां पता लगा कि 1 kg इक्वल्स टू 800 ग्राम हो गया। तो क्या होगा, जो भी होंगे ट्रेडर्स होंगे, जो भी होंगे बिजनेसमैन, उनको बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक कंट्री अगर है तो वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम भी एक ही होना चाहिए। यहाँ पे नियम यही कहता है यहाँ पे है, वहां पे आपको ऐसा सीन नहीं थे, जिसकी वजह से क्या किया गया, जैसे आपको 1710 में आपको फ्रांस में आती है सोवर्जिनिटी आती है, तो वहां पे लेके आया गया यूनिफॉर्म लॉज एंड वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम वर इंट्रोड्यूस्ड। यानी आपको एक समान, अगर 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम अगर है तो पूरे कंट्री के जितने भी स्टेट्स होंगे सब में वो उसको अडॉप्ट किया जाएगा। ये बात हमको बताया है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट इसका जो लास्ट पॉइंट है वो दिया है फ्रेंच became the common national language। अब लैंग्वेज को लेकर वहां पर बस ये बात बोला गया है
कि देश अगर है एक है तो वहां पे एक भाषा भी होनी चाहिए, क्योंकि सब लोग वहां पे एक ही जैसे लोग आपको रहते भी वहां पे हैं। तो बोला गया कि फ्रेंच ही बस उनका एक आपको लैंग्वेज रहेगा, जिसको पूरे आपको फ्रांस के लोग आपको यूज करेंगे यहाँ पे। दूसरा जो भी आपको होंगे डायलेक्ट, जो भी आपको होंगी बोलियां होंगी, उसको वहां पे आपको डिस्करेज किया गया, मतलब उसको आपको सपोर्ट नहीं करना है, बस आपको एक ही लैंग्वेज के थ्रू आगे मूव करना है। और वो लैंग्वेज क्या होने वाला है, हमारा फ्रेंच लैंग्वेज यहाँ पे होने वाला है। अब इसके बाद जो टॉपिक जो आ रहा है आपके एनसीईआरटी में देखिएगा, उसमें तो उसमें आ रहा होगा नेपोलियन एंड द नेपोलियनिक कोड 1804। अब ये जो आपको टॉपिक है, इस टॉपिक को आप लगा लीजिएगा VBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस टॉपिक से हमको बोर्ड में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं यहाँ पे है। नेपोलियन के बारे में आपने क्लास 9 में भी थोड़ा बहुत जाना होगा, समझा होगा कि नेपोलियन बोनापार्ट पहले आप फ्रेंच आर्मी में एज अ सोल्जर काम किया, जो 3rd ई स्टेट से आपको बिलोंग करता था पहले, है ना। और बाद में उसने क्या किया, 1799 में फ्रांस में क्या किया, आपको अपना खुद का गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया। जो गवर्नमेंट का फॉर्म रहा वो था डिक्टेटरशिप। उसी के बारे में आपको यहाँ पे उसके आगे दिया है, जहां पे क्लास 9th में आपने इस चैप्टर को एंड किया था द फ्रेंच रेवोल्यूशन को। इसके बाद की कहानी आपको यहाँ से स्टार्ट हो रही है। जब इसने आया तो क्या क्या चेंजेस किया। नेपोलियन बोनापार्ट इंट्रोड्यूस्ड रिफॉर्म्स थ्रू द सिविल कोड ऑफ 1804। दिस कोड इज ऑल्सो कॉल्ड नेपोलियनिक कोड, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ये कोड लेके आए। पहले कोड का मतलब क्या होता है, तो कोड का मतलब होता है लॉज को बोलते हैं, नियम कानून को बोलते हैं। अब 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, फ्रांस में अपने गवर्नमेंट को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक तरह से कुछ आपको लॉज बनाए। इस लॉज को बोला गया सिविल कोड ऑफ 1804, और इसको लाने वाले थे नेपोलियन, इसीलिए इसको बोला गया नेपोलियनिक कोड। एग्जाम में आपको 2 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पे, या तो सिविल कोड के नाम से आएगा और नहीं तो नेपोलियनिक कोड के नाम से आएगा। वो आपको बस इतना याद रखना है कि या सिविल कोड दे या फिर नेपोलियनिक कोड दे, दोनों का मतलब सेम यहाँ पर रहने वाला, क्योंकि सिविल कोड को लाने वाले कौन थे, नेपोलियन थे। एग्जाम में देगा व्हेन सिविल कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड, या फिर व्हेन नेपोलियनिक कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड। क्या बोलना है, हाँ बिल्कुल सही, 1804 बोलना यहाँ पे है। 1804 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया बाय द नेपोलियन बोनापार्ट। अब देखिए यहाँ पे इस सिविल कोड में आखिर में से था क्या, ये सिविल कोड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके देखते हैं फीचर्स क्या क्या यहाँ पे हैं। अब देखिएगा क्लास 9th में जब आपने देखा होगा फ्रेंच रिवोल्यूशन, तो उसमें पता होगा कि जैसे ही 1789 में आपको होता है फ्रांस में जब होता है रिवोल्यूशन, तो वहां पे सीन क्या होता वहां पे है कि आपको जो राइट्स मिलते हैं ना, वो उनको मिलते हैं जिनके पास होती है प्रॉपर्टीज होती है, ओनली मेन, वीमेन को उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। और वैसे पीपल जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं थी, उनको भी राइट टू वोट नहीं दिया गया यहाँ पे। ये आपको कहानी उसका याद होगा यहाँ पे, है ना। नेपोलियन बिलोंग करता है 3rd स्टेट से, यानी नेपोलियन को ये बात पता है कि राइट अगर नहीं मिलेगी या फिर नहीं मिलती है तब कैसा लगता है यहाँ पे है। इसने क्या किया है ना, जितना भी बाय बर्थ जो भी आपको एक्स्ट्रा अधिकार थे आपको, उन सबको क्या किया गया, मतलब यानी कि अब 1st स्टेट, 2nd स्टेट, 3rd स्टेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा यहाँ पे। एवरी पीपल शुड बी इक्वल इन फ्रांस अकॉर्डिंग टू नेपोलियन बोनापार्ट, एंड इट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ नेपोलियन। ये एक ऐसा पार्ट रहा जिसको बाद में पूरे यूरोप ने अडॉप्ट किया हुआ है। नेपोलियन बोनापार्ट एक ऐसा इंसान जिसने आपको बहुत कम टाइम में आधा यूरोप पे अपना रूल किया है। हाफ यूरोप उस समय नेपोलियन बोनापार्ट के अंडर में थे। सब बहुत बड़ा तुमको आपको ये रहा, आपको है डिक्टेटर आपको रहा है यहाँ पे, है ना। आधा यूरोप को जीत लेना ये कोई आपको छोटी बात नहीं है। अभी के टाइम में यूरोप में 44 कंट्रीज हैं। उस समय के अगर अकॉर्डिंग देखेंगे तो लगभग 22 देशों पर बस 1% का अधिकार था, और वो था कौन, हमारा नेपोलियन बोनापार्ट, है ना। नेपोलियन बहुत पावरफुल था, इसीलिए जब ज्यादा पावरफुल हो जाइएगा, है ना, तब भी नुकसान है, अब कम रहिएगा तब भी नुकसान है। एक बात मैं बोलता हूं यहाँ पे, जब कोई भी चीज अगर लिमिट क्रॉस करती है तो नुकसान देके जाती है।
कोई भी चीज अगर लिमिट क्रॉस करेगी तो नुकसान देके जाएगी यहाँ पे। जैसे अगर भूख लगा हो इतना, खा लीजिए इतना, उगिल दीजिएगा ना, वैसे ही चीज यहाँ पे है। अगर किसी बच्चे को उसकी माँ के द्वारा बहुत ज्यादा प्यार दिया जाता है तो बच्चा बिगड़ जाता है। यहाँ पे है सब्जी में नमक जरूरी होती है, लेकिन अगर नमक इतना डाल देंगे तो सब्जी घोटाएगा नहीं। ये बात मानते हैं ना आप? यहाँ पे वही चीज यहाँ पे था। नेपोलियन को लगा ना कि आधा यूरोप तो जीत लिए हैं, काहे नहीं एक काम करते हैं ना, पूरा यूरोप को आपको जीत लेते हैं और बाद में और आगे बढ़ जाएंगे, एशिया भी जीत लेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा इंपायर बना लेंगे अपना, बहुत बड़ा इंपायर बना लेंगे। चल गए, आगे आएगा कहानी में कैसे गए हैं देखिएगा यहाँ पे। लेकिन जो नेपोलियन ने अच्छा काम किया उसको भी हमको देखना यहाँ पे है। एक ऐसा आपको लेके आया सिविल कोड में लॉज, ये लेके आए हैं जो लॉज आज तक यूरोपियंस कभी देखे भी नहीं थे, इसके बारे में कभी कल्पना भी नहीं किए थे। वैसे लॉज लेके आते हैं कौन? नेपोलियन। सबसे अच्छा काम किया पहले, एबॉलिश्ड प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, यानी जन्म से जिसके पास एक्स्ट्रा राइट्स होंगे, एक्स्ट्रा अधिकार होंगे, उन सब चीजों को इसने क्या किया? अबॉलिश कर दिया। जैसे कोई पीपल का जन्म अगर फ्रांस में अगर पहले होता था, अगर नोबल के फैमिली में, अमीर फैमिली में, अमीर है, नोबल्स को उस समय टैक्स नहीं देना था। आपको स्टोरी अगर याद होगा तो पता होगा कि नोबल उस समय टैक्स आपको नहीं पे करते थे। नोबल का मतलब होता है रईस इंसान, पैसा जो छापते रहते हैं, जो ज्यादा अमीर होते हैं उनको हम बोलते हैं नोबल बोलते हैं यहाँ पे, है ना। तो इसमें आपको था क्या कि अगर नोबल के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, यानी बाई बर्थ उसको अधिकार मिल गया है कि वो गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करेगा। नेपोलियन ने क्या किया? इसी चीज को हटा दिया। अब बोला कि कोई भी पैदा हो, चाहे आप अंबानी के घर में पैदा हो या फिर बिल गेट्स के अगर घर में पैदा हो, कहीं पैदा हो, टैक्स तो देना ही पड़ेगा, है ना। सिंपल सा बात है, तुम सीधी बात, नो बकवास। कोई चीज यहाँ पे है, एबॉलिश प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। सेकेंड दिया है इक्वालिटी बिफोर लॉज, एवरी पीपल शुड बी इक्वल अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू लॉज। यही चीज किया इसने, नेपोलियन ने, कि जो भी लॉ बनाएंगे हम, वो लॉ सब पर इक्वली इंप्लीमेंट होगा। जितना भी कानून बनाएंगे, इसे सिविल कोड लेके आए हैं ना, इस सब पर इक्वली आपको लागू होगा। ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट स्टेट के लोग हैं उनके लिए अलग लॉ रहेगा, सेकेंड के लिए अलग, थर्ड के लिए अलग। ये तो जो ई स्टेट का जो कहानी है ना, ये बंद हो चुका था। यहाँ पे आते आते इसने बोला कि नहीं, ये सब हम नहीं मानते। यहाँ पे है आई एम द डिक्टेटर, जो मैं बोलूंगा वही होगा। अगर हम बोले और नहीं माने तो कहीं के नहीं रहिएगा। सिंपल सा बात नेपोलियन बोनापार्ट का। यहाँ पे हम जो बोलेंगे वही होगा, लॉ बनाएंगे सब पर इक्वली लागू करना ही होगा, दूसरा कोई आपके पास चांसेस नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी। अब देखिए प्रॉपर्टी का अधिकार क्या था, समझते हैं पहले। ये अधिकार हमारे लिए क्यों जरूरी यहाँ पे है? पहले के टाइम में था ना, जैसे मान लीजिए कोई राजा जी निकले हैं घूमने के लिए, है ना, कोई किंग निकला घूमने के लिए यहाँ पे अपने राज्य में, मंत्री लोग कुछ साथ में आपको है यहाँ पे, और साथ में चल रहा है, और राजा जी को दिखाई दिया अरे नदी के उस पार एक बहुत अच्छा बगीचा है, बगीचा में आम के पेड़ लगे हुए हैं और उसमें के आम बहुत पके हुए हैं। उनको देख कर लगा कि अरे यार कितना अच्छा आम हुआ है ना। बोलेंगे मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी बोलेंगे जी हुजूर, आम को लेके आइए हमारे महल पे, जी हुजूर। आपको बोलेंगे सर ये जो आमो है ना, बगीचा है ना, वो फलना का है। ये बोलेंगे उसे क्या हो गया, राजा हम ना है ना। सिंपल सा बात। अब क्या करेंगे मंत्री जी, अपना आर्मी लेके जाएंगे और सारे आम को तोड़वा के लिए आपको कहाँ भेज देंगे, राजा के पैलेस पे। यानी जिस पर्सन का वो खेत है, जिस पर्सन का वो बगीचा है जहाँ पे उसने आम लगाया है, उसके आम पर उसका खुद का अधिकार नहीं होकर किसका अधिकार हो गया, किंग का अधिकार हो गया। ये दर्द जानता था नेपोलियन बोनापार्ट, क्योंकि ये भी थर्ड स्टेट का ही था, है ना। इसने बोला कि नहीं ये सब नहीं चलेगा, हम क्या देंगे, राइट टू प्रॉपर्टी देंगे। यानी सबके प्रॉपर्टी पे, जो इसका जो प्रॉपर्टी है उसके प्रॉपर्टी बस उसका ही अधिकार होगा, दूसरा किसी का अधिकार नहीं होगा। ये बेस्ट पार्ट रहा कि यूरोपियंस ने पहली बार, यानी मेनली आपको फ्रांस ने पहली बार ये चीज देखा यहाँ पे कि कोई ऐसा पर्सन आया है जो अपने बारे में सिर्फ ना सोचकर हम लोग के बारे में भी सोच रहा है, क्यों ना इसे सपोर्ट किया जाए। लोगों ने क्या किया, बहुत सपोर्ट किया नेपोलियन बोनापार्ट को स्टार्टिंग में यहाँ पे, लेकिन बाद में नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, कुछ ऐसा काम किया
जिससे फिर आपको लोगों का सपोर्ट उसने खो दिया। यहाँ पे देखिए आगे देखते हैं, एक और अच्छा काम अभी यहाँ बाकी अभी है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वाज इम्प्रूव्ड। इसके अकॉर्डिंग कि अगर कंट्री का डेवलपमेंट करना अगर है तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को और कम्युनिकेशन सेक्टर को हमको इंप्रूव करना यहाँ पे होगा, ताकि जो ट्रेडर्स हैं उनको ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं हो, ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी कंट्री में होती रहे, पैसा आएगा, पावरफुल होंगे, और जब पावरफुल होंगे तो हमारी सेना बढ़ेगी, सेना बढ़ेगी तो हमारा एरिया बढ़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जितना ज्यादा पैसा रहेगा उतने दिमाग काम करता है। यहाँ पे है पैसा अगर है अगर ना तो आप अलग अलग डायरेक्शन में सोच पाते हैं कि हमको कहाँ इन्वेस्ट करना है, हमको इस जगह घूमने जाना है, हमको बैंकॉक जाना है तो गोवा पे जाना है, कहाँ जाना है ना, ये हम सोच पाते हैं। यहाँ पे नेपोलियन भी था फार साइटेड, दूर की सोच रखने वाला। इसके अकॉर्डिंग ट्रांसपोर्ट को हमको बेहतर करना होगा, कम्युनिकेशन को बेहतर करना होगा, ताकि हमारे देश में इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको चलती रहे और देश का कंडीशन हमारा और इंप्रूव हो सके। यहाँ पे लास्ट पॉइंट दिया पे है, एबॉलिश्ड फ्यूडल सिस्टम, सर्फडम सिस्टम एंड बॉन्डेड लेबर। इसके वजह से ना फ्यूडल सिस्टम की वजह से यूरोपियंस बहुत परेशान रहते थे। फ्यूडल सिस्टम में था क्या बेसिकली यहाँ पे कि फ्यूडल सिस्टम में मान लीजिए कि एक गांव का सिस्टम यहाँ पे है, एक गांव है, एक विलेज है, और उस विलेज में कोई बहुत बड़ा आपको लैंड ओनर है, बहुत अमीर आदमी, बहुत अमीर आदमी। अब उसके पास कोई किसान गया और किसान को अपने खेत टाइम हो गया खेती करने का, लेकिन इतना पैसा नहीं है कि वो आपको बीज उज आपको खरीद सके, या जो भी फार्मिंग जो लगता है कॉस्ट लगता है उस कॉस्ट को पे कर सके यहाँ पे। तो वो चला गया किसके पास, जो उस गांव के लॉर्ड है, लैंडलॉर्ड हो आपको हो सकते हैं, यहाँ पे जाएगा और उनसे बोलेगा कि मालिक मालिक हमको कुछ पैसा दे दीजिए उधार, हमको अपना खेती करना यहाँ पे है। मालिक बोलेंगे यहाँ से ठीक है देंगे, लेकिन क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे यहाँ पे हम। वो बोलेगा ठीक है मालिक जो बोलिएगा देंगे। क्या देना पड़ेगा इंटरेस्ट, बोलेंगे आपको 100 रुपया देंगे, अगर 100 रुपया पर आपसे 10 रुपया लेंगे, टैक्स ले लेंगे यहाँ पे हम, है ना। तो ये बोलेगा ठीक है मालिक दे दीजिए हमको यहाँ पे, है ना। बोलेगा ठीक है ले लो पैसा, पैसा दे दिया। अब पैसा जब तुमको हमको मिल गया यहाँ पे, तो उस पैसे को लेकर जो किसान है वो चला गया खेती करने के लिए। जो टैक्स जो आपको उसमें फिक्स किया गया है इंटरेस्ट रेट, अगर किसान ने अगर इंटरेस्ट रेट अगर पे नहीं किया है ना, तो वो क्या बन जाएगा, आपको फिर जाएगा किंग के पास और जाकर बोलेगा कि देखिए ना मालिक पैसा नहीं हो पाया, फिर खेती हमारा फेल हो गया है, कहां से दे इंटरेस्ट रेट। तो वो बोलेगा फ्यूडल लॉर्ड क्या बोलेगा उस समय, कोई बात नहीं है, हमारा जो खेत है ना अब आ जाओ वहां काम करो, उसके बदले पैसा नहीं देंगे, उसके बदले जो आपका इंटरेस्ट जो आपको जो टाइम टू टाइम इंक्रीज कर रहा है उसमें मैनेज कर लेंगे। यहाँ पे अभी बस इंटरेस्ट की बात हो रही है, प्रिंसिपल अमाउंट की बात नहीं हो रही है, मूलधन की बात नहीं हो रही है, बस यहाँ पे बस अभी आपको ब्याज की बात हो रही है। वो फ्यूडल लॉर्ड क्या करेगा, उसको बना लेगा सर्फडम का। सर्फडम का मतलब होता है आपको क्या है, स्लेव को बोलते हैं। स्लेव समझते हैं आप लोग, हैं स्लेव समझते हैं, वेरी गुड। स्लेव का मतलब होता है दास, गुलाम को बोलते हैं। यानी वो राजा क्या करेगा, आपको किसान को बना लेगा गुलाम, है ना, और वही गुलामी आपको चलता रहेगा, है ना। पैसा नहीं दिया जाएगा काम करने के बदले, जो मैं काम, अगर मैं किसान अगर हूं और मैं राजा के यहाँ काम कर रहा हूं, तो जब मैं काम करूंगा तो मुझे पैसा नहीं दिया जाएगा, मैं इनके गुलाम में रहूंगा और हमसे फ्री में काम लिया जाएगा। जब भी ऐसा कंडीशन बनता है जब आपको काम करने के बदले पैसे नहीं मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं बॉन्डेड लेबर। इसको हिंदी में बोल सकते हैं बेगारी। काम करा लिया और पैसा नहीं दिया, इसको हम लोग बोलते हैं बेगारी सिस्टम बोलते हैं यहाँ पे, है ना। ये जो था वो सिस्टम जो था आपको फ्यूडल सिस्टम, सर्फडम सिस्टम, बॉन्डेड लेबर, इन सबको हटा दिया, बोला कि कुछ नहीं मानते यहाँ पे हैं हम, ये सब सिस्टम आपको यहाँ पे नहीं चलेगा यहाँ पे, है ना। जिससे आपको जितने भी आपको उस समय किसान आपको फ्यूडल लॉर्ड के अंडर में गुलाम बने हुए थे, वो सब उस समय आपको आजाद हो गए यहाँ पे। और सबने क्या किया, नेपोलियन का बहुत समर्थन किया यहाँ पे कि नेपोलियन was the incarnation of God, भगवान का अवतार बन के आया है कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। यहाँ पे लोगों के मन में ये हो गया, बाद में नेपोलियन ने अपना रंग दिखाया यहाँ पे, और नेपोलियन ने जब रंग दिखाया तो लोगों को लगा अरे भाई गिरगिट बदलता है 7वां रंग, ये बदल रहा है 14वां रंग, क्या दिखाया देखिए, निगेटिव साइड ऑफ सिविल वार, सॉरी सिविल कोड, जो कोड लेके आए हैं उसका निगेटिव साइड क्या होता है, नेपोलियन ने क्या किया, टैक्स को बढ़ा दिया,
पहला झटका लगा लोगों को यहाँ पे, अरे भाई टैक्स बढ़ गया यहाँ पे। टैक्स बढ़ाने के पीछे का मेन रीजन क्या था, फिर वही याद रखिएगा, आधा यूरोप जीत लिया है, चाहता है कुछ और यूरोप जीत ले यहाँ पे, उसके लिए चाहिए पैसा। पैसा रहेगा यहाँ पे तब आपको हथियार खरीदेंगे, अपने आर्मी को क्या करेंगे, हथियार बांटेंगे यहाँ पे। टैक्स को बढ़ा दिया। दूसरा, फोर्स्ड पीपल टू ज्वाइन आर्मी, अपने आर्मी के साइज को बढ़ाने के लिए लोगों को आपको क्या किया, फोर्स करना शुरू कर दिया, मेरे आर्मी में ज्वाइन करना है, करना ही है। क्योंकि ये मत बोलिए नेपोलियन भले अच्छा काम किया है लेकिन था एक डिक्टेटर, और डिक्टेटर जो बोलता है उसके अगेंस्ट में कोई नहीं बोल सकता यहाँ पे है, और बोलिएगा तो मार दिए जाओगे, है ना। सिंपल सी बात यहाँ पे है ना। उसने जो किसान जो खेती कर रहे हैं खेतों में, उनको भी आपको क्या किया, पकड़ना शुरू कर दिया, और पकड़ पकड़ के बोला कि चलो आर्मी ज्वाइन करो, उठाओ बंदूक। अब जो लोग आज तक खुरपी उठाए हैं, हाथ में दे दीजिएगा तलवार उठाने के लिए, तो कभी उसे बर्दाश्त होगा। पहले जो फसल काटते थे अब गर्दन काट रहे हैं, ये सीन हो गया यहाँ पे है। अब लोग के मन में होगा कि भाई बेकार है, इसको हम सपोर्ट किए इतना यहाँ पे, है ना। अब इतना था, अब लोग सोचते कि अच्छा कोई बात नहीं है, हम हर जगह इनके बारे में बात फैलाएंगे यहाँ पे कि नेपोलियन बोनापार्ट अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तब तक बोला कि मेरे बारे में तुम बात फैलाओगे। सेंसरशिप वाज इम्पोज्ड। सेंसरशिप का मतलब जब मीडिया को, जब गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में कर लेती है और मीडिया वही न्यूज दिखाएगी जो गवर्नमेंट बोलेगा, वैसे सिस्टम को हम बोलते हैं सेंसरशिप बोलते हैं यहाँ पे है। यानी मीडिया जो भी थी फ्रांस में, उस समय तो मीडिया का उतना आपको था नहीं कल्चर यहाँ पे, लेकिन फिर भी जो भी उस समय आपको बुक प्रिंट होते थे यहाँ पे, बुक प्रिंट हो गया, अगर कोई अगर एक्टिंग हो रही है, ड्रामा हो रही है, उन सबको क्या किया नेपोलियन ने अपने अंडर में कर लिया। कोई भी नेपोलियन के अगेंस्ट में कुछ बोलेगा नहीं, कुछ दिखाएगा नहीं, कोई भी आपको बुक में नेपोलियन के बारे में आपको गलत सलत बात नहीं छापना है यहाँ पे है। जैसे अभी के टाइम में कहाँ पे है, नॉर्थ कोरिया में है, किम जोंग उन, नाम तो सुने ही होंगे, बहुत ही फेमस पर्सन है ना, भगवान बचाए उनसे, है ना। उनके यहाँ पे नियम है, वहाँ की मीडिया बस आएगी आपको, है ना, कोई भी जब होंगे एंकर आके बोलेंगे नमस्कार। अब वहाँ का जो लैंग्वेज होगा कोरियन लैंग्वेज बोलते होंगे, यहाँ पे मैं इंडियन बता रहा हूँ। आज के शुभ समाचार, और समाचार क्या है, किम जोंग उन अपने घर से बाहर निकले, समाचार 1। समाचार 2, किम जोंग उन ने लोगों को हाथ दिखाया, समाचार नंबर 2। समाचार नंबर 3 यहाँ पे, किम जोंग उन गाड़ी में बैठे और ड्राइवर से बोले गाड़ी चलाओ। ये सब न्यूज आता है कहाँ पे, नॉर्थ कोरिया के अंदर यहाँ पे। यानी वहां की मीडिया उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं दिखाएगी और उनके सिवा भी कुछ नहीं दिखाएगी। अगर भाई रोड भी बनता है, किम जोंग उन के सहयोग से यहाँ पर रोड बनवाया गया है ना, ये सब न्यूज देखने को मिलेगा वहां पे यहाँ पे, है ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि आपको फ्रांस के अंदर क्या किया गया, सेंसरशिप को इंपोज कर दिया गया, है ना। सेंसरशिप को आपको इंपोज कर दिया गया। ये सेंसरशिप इंडिया में भी इंपोज किया गया था ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब इंडिया में इंदिरा गांधी ने आपको लगाया, इमरजेंसी लगाया, तब आपको ये सब यहाँ भी लगाया गया था, है ना। अब सेंसरशिप में इंडिया में क्यों लगाया गया, कभी मैं उसका स्पेशल कभी आपको लूंगा, आपको क्लास में यूट्यूब पर लेके आऊंगा, जिसमें मैं पूरा इमरजेंसी की कहानी को मैं आपको समझा दूंगा, इंदिरा गांधी ने ऐसा काम क्यों किया उस समय। खैर आते हैं अपने टॉपिक पे यहाँ पे। ये हमारा पॉइंट नंबर 3 आपको यहाँ पे आके कंप्लीट हो गया, जो नेपोलियन के बारे में था, जो मैं भी यहाँ पर लिखा हूँ, नोट्स लिखा हूँ। आप लोग क्या कर सकते हैं, पूरा वीडियो समझने के बाद लास्ट तक आप लोग इसको लिख सकते हैं। मैं थोड़ा देर के लिए साइड में हो जाऊंगा, आप लोग इसका एक आराम से क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इससे आप अपना नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पे है ये नोट्स पर्पस से ही मैं आपको लिखा हूँ, ताकि आपको याद करने में इशू नहीं हो, है ना। देखिए, देखते हैं 4th पॉइंट यहाँ पे, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अभी तक हम जो बात की है फ्रांस के बारे में, हम लोग ने बात किया यहाँ पे है। अब हम बात करने वाले ओवरऑल यूरोप में, कि इस यूरोप में नेशनलिज्म के आइडिया को कैसे आपको बनाया गया, यहाँ पे कैसे आया, या फिर पहले क्या सीन चल रहा होगा यहाँ पे। अगर हम ये समझ जाए कि पहले क्या सीन चल रहा होगा, तो हमको समझने में आसानी यहाँ पे होगी। जैसे अभी के टाइम में आपको यूरोप के अंदर 44 कंट्रीज है ना। उस समय आपको यूरोप के अंदर देश था ही नहीं। जब देश नहीं था तो क्या था, जब देश नहीं था तो उस समय यूरोप के अंदर किंग आपको थे, आपको बहुत बड़े इंपायर, है ना, बहुत बड़े बड़े आपको किंगडम तुमको थे यहाँ पे। जैसे दिया हुआ है, यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू मेनी किंगडम्स एंड एम्पायर्स।
है ना। उस समय यूरोप के अंदर अलग अलग किंगडम थे। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, हैब्सबर्ग एम्पायर, हैब्सबर्ग एम्पायर, किंगडम ऑफ नीदरलैंड, किंगडम ऑफ नीदरलैंड, या फिर हैब्सबर्ग एम्पायर जो ऑस्ट्रिया हंगरी में थी। यहाँ पे मैंने बस दो एग्जांपल यहाँ पे बस आपको समझा दिया कि कैसे एम्पायर थे और कैसे आपको किंगडम थे यहाँ पे, है ना। तो वही आपको यहाँ पे दिया हुआ है, नो यूनिफाइड नेशन स्टेट एग्जिस्टेड, और वहां पे कोई भी आपको नेशन स्टेट आपको था ही नहीं, वहां पे सब के सब बटे हुए हैं, है ना, भेड़ बकरी की तरह सब अलग अलग पार्ट में, छोट 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 बड़ 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 ऐसे पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, है ना। और उनका अपना लैंग्वेज, सबका लैंग्वेज अलग अलग, सबका कल्चर अलग अलग, कोई अपना कल्चर शेयर नहीं कर रहा है किसी और से, यहाँ पे सब समझ रहे हैं कि हमारा कल्चर महान है यहाँ पे। ये सब सिस्टम था पहले यूरोप के अंदर। यहाँ पे एग्जांपल में जर्मनी हैड 39 स्टेट्स। अब उस समय तो तुमको जर्मनी ना तो कोई देश था ही नहीं, वो 39 को भाग में तुमको बटा हुआ था, 39 पार्ट में तुमको बटा हुआ था। और ये 39 स्टेट्स किसके अंडर में था? तो नेपोलियन के अंडर में था, है ना। उस समय ये सब था तुमको इसके अंडर में। बहुत खतरनाक इंसान था ना ये, है ना। ये 39 स्टेट्स को अपने अंडर में किया हुआ था। जर्मनी नाम का उसका कोई देश था ही नहीं। इटली वाज डिवाइडेड इनटू मेनी किंगडम्स। इटली में 7 किंगडम थे। आगे आएगा इस चैप्टर का पार्ट ये है यूनिफिकेशन ऑफ इटली, तो उसमें मैं बताऊंगा आपको कि 7 किंगडम आपको कहां कहां थे उस समय। इटली उस समय 7 किंगडम में आपको बटा हुआ था। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप हैड मल्टीनेशनल एम्पायर। अब उस समय ईस्टर्न में और सेंट्रल यूरोप में बहुत सारे आपको एम्पायर्स तुमको थे। अभी एम्पायर सब बटे हुए हैं, सबका कल्चर अलग अलग है ना, सबका लैंग्वेज अलग अलग है, और सब एक दूसरे से अलग यहाँ पे हैं। और जो उस समय यूरोप के अंदर जो डोमिनेट कर रहा था क्लास, उसको बोला गया था अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी बोला गया यहाँ पे। वो अरिस्टोक्रेसी उस समय पावरफुल थे, लैंड ऑनर आपको उस समय वही थे। इसके अगले वीडियो में मैं आपको उसको एक्सप्लेन करने वाला यहाँ पे हूँ, और जल्दी उसका वीडियो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, है ना। अब ये सब आपको कंडीशन होता है यूरोप के अंदर में, कोई आपको देश होता नहीं है ना। यहां तक समझ में आपको आ गया होगा। उस समय कोई देश आपके पास थे नहीं। यहाँ पे स्टार्टिंग मैंने किया था नेशनलिज्म से। अभी मैं इस क्लास में आपको द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप तक मैंने आपको समझा दिया इस चीज को। एक जो पार्ट इस चैप्टर का है, जो स्टार्टिंग में आप लोगों ने देखा होगा, जैसे ही बुक का पेज आप लोग फर्स्ट पेज ओपन कीजिएगा तो उस समय आपको दिखाई देगा एक पेंटिंग, है ना। आप लोग को दिमाग में आ गया होगा हाँ कौन सा पेंटिंग है। तो वो एक पेंटिंग होता है, पेंटिंग का एक नाम होता है द पैक्ट बिटवीन द नेशन, द पैक्ट बिटवीन द नेशन। जिस पेंटिंग को बनाया गया किसके द्वारा? फ्रेडरिक शोरियू के द्वारा, जो एक होते हैं फ्रांस के आर्टिस्ट होते हैं, फ्रेंच आर्टिस्ट होते हैं। उन्होंने ये पेंटिंग कब बनवाया? तो 1848 में वो खुद बनाए थे। वो कब बनाए? 1848 में। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, है ना, व्हाट वाज द पेंटिंग ड्रॉन बाय फ्रेडरिक शोरियू, यानी उसका नाम पूछ रहा है। द पैक्ट बिटवीन द नेशन, व्हेन इट वाज ड्रॉन, कब ड्रॉन किया गया, कब बनाया गया, कब उसको पेंट किया गया? तो 1848, है ना। द पैक्ट बिटवीन द नेशन वाज पेंटेड बाय, यानी जो पेंटर थे उनका नाम पूछ रहा है, तो वो हो गया कौन? आपको फ्रेडरिक शोरियू। अब इस ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उस बेसिकली इमेज में आपको एक चीज दिखाया गया है यहाँ पे, है कि आपको फ्रेडरिक शोरियू ने जो पेंटिंग बनाया तो उन्होंने ऐसा आपको सोचा, इट वाज ओनली देयर यूटोपियन विजन, एक ऐसा विजन जो रियली में एग्जिस्ट नहीं करते, एक ऐसी सोच जो अभी के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन वैसा सोचते हैं कि आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है यहाँ पे है। उसको हम बोलते हैं यूटोपियन विजन बोलते हैं यहाँ पे, है ना। उन्होंने सोचा 1848 में जो अपनी पेंटिंग बनाया कि आने वाले फ्यूचर में जितने भी आपको मोनार्कियल कंट्री है, ऐसे कंट्री जहाँ पे किंग का रूल है, वो क्या करेंगे? मोनार्की का आइडिया को आपको छोड़ देंगे और डेमोक्रेसी का आइडिया को वो लोग अडॉप्ट करेंगे। यहाँ पे जहाँ पे आपको दिखाया क्या होगा उस पेंटिंग में, एक लंबी लाइन आती है ना, और वो लाइन जैसे आगे बढ़ती यहाँ पे है तो एक आपको होता है स्टेचू होता है, ऐसे ही खड़ी होगी, एक आपको फीमेल का स्टेचू होता है, एक हाथ में आपको होता है, ऐसे ही आपको होता है लाइट होता है ना। तो बोला गया टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, ज्ञान का प्रकाश,
और एक हाथ में होता है चार्टर बुक होता है, यानी उसमें सभी आपको लॉज लिखे यहाँ पे होंगे, है ना। जो भी आपको लोग लाइन से आ रहे हैं कतार से, वो लोग क्या कर रहे हैं, उसी आपको स्टेचू के पास से होकर गुजरते हैं यहाँ पे हैं। मोनार्की का जो भी होता है सिंबल, लाइक क्या सिंबल आपको होगा मोनार्की का, तो एक हो गया आपको ताज हो गया, ताज हो गया, हाथ का दंड हो गया, जो पहले के टाइम में जो किंग थे वो आप रखते थे, या फिर उनका स्वॉर्ड हो गया, तलवार हो गया। ये सब आपको चीजें दिखने को यहाँ पे मिलेंगी। वो क्या करते हैं, जैसे उस आपको स्टेचू के पास पहुंचते हैं, तो पहुंचने के पहले क्या करते हैं, सभी आपको सिंबल को क्या करते हैं, फेंक देते हैं। वहां पे जो भी सिंबल होते हैं मोनार्की के, उनको फेंकते हैं और उस आपको स्टेचू के सामने से गुजरते हैं यहाँ पे हैं। जब वो गुजरते हैं, ऊपर आपको दिखाई देगा उस पेंटिंग में कि कुछ आपको गॉड्स वहां पे हैं, एंजल्स वहां पे होती हैं उसमें, और वो गॉड और एंजल्स क्या करते हैं, अपना ब्लेसिंग्स देते हैं यहाँ पे हैं, यहाँ बच्चों अपना डेमोक्रेसी कंट्री फॉर्म करो यहाँ पे, है ना। और वो सभी कंट्री आगे निकलते जाते हैं और डेमोक्रेसी का आइडिया को अडॉप्ट करते जाते हैं यहाँ पे है। ये स्टार्टिंग में सबको दिखाया गया होगा, बस एक पेज में बस उसका आपको उसके बारे में लिखा होगा, पेंटिंग में बस उसमें आपको एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे होगा, ज्यादा कुछ है नहीं, इससे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता नहीं है। बस यही सब आपको देखने को मिलेगा कि पेंटिंग किसके द्वारा पेंट किया गया, कब किया गया, पेंटिंग का नाम क्या यहाँ पे है, और पेंटिंग में बेसिकली आइडिया क्या है। तो वही आइडिया है डेमोक्रेटिक कंट्री के आइडिया को अडॉप्ट करना यहाँ पे, है ना। ये चैप्टर आपको टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आपको ये होने वाला है यहाँ पे है। अभी तक अगर आपको इस समझ में अगर आ गई है तो अच्छी बात है, फिर भी अगर मन में कोई डाउट अगर रह गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा, कोई भी अगर आपका क्वेरी होगा, उसको मैं सॉल्व करूंगा कमेंट बॉक्स में यहाँ पे, है ना। फिलहाल आप लोग क्या कीजिएगा, इसका एक नोट्स बना लीजिएगा स्टार्टिंग में, जैसे जैसे मेरे वीडियो आते जाएंगे आप लोग जो भी मैं लिखाऊंगा बोर्ड पे यहाँ पे, उसका आप लोग को बस लिख लेना है यहाँ पे अच्छे से बिल्कुल, और लिखने के बाद एक आपका प्रॉपर नोट्स आपका बन के तैयार आपका हो जाएगा, जो एग्जाम के टाइम पे आपके लिए बहुत ज्यादा आपके लिए कामगार होने वाला है यहाँ पे। सिंपल सी बात है, एक छोटी सी प्रयास से अगर ये नोट्स अगर आप लोगों ने क्या किया बना लिया, तो आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। एसएसटी अगर आपको अगर अच्छा नहीं लगता होगा, हमको इतना विश्वास है कुछ दिन पढ़ने के बाद आपको इसी में आपको इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। बस आपको अपना 100% इसमें आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। डेली 30 मिनट अगर इसका पढ़ेंगे अगर, तब भी आपका एसएसटी में आपको अच्छा स्कोरिंग कर सकते हैं, मोर देन 90 मार्क्स इन सीबीएसई एग्जाम, है ना। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, हम बहुत जल्द इसका आपको अगला पार्ट जो आने वाला है, फोर्थ का जो आएगा 5 पॉइंट आएगा, मैं उसका आपको आगे लेके आऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।